नमस्कार, सभी को मेरा सादर अभिनंदन। आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह, अध्यक्षा कावा, वेबएक्स के माध्यम से जुड़े सभी जोनल हेड्स कावा, कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्याएं, सभी रीजनल कावा हेड्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ गुवाहाटी में पदस्थापित व आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मितेश कुमार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं साइकेट्रिस्ट, कार्यक्रम से जुड़े समस्त कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट सह ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत माह नवंबर 2021 विषय स्वास्थ्य ही धन के संबंध में व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। कोविड की वजह से वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक व उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब एवं फेसबुक पर भी किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती संगीता सिंह से कि वे आज के इस कार्यक्रम के विषय पे अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। माननीय अध्यक्षा महोदया। नमस्कार। कावा की सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी जोनल हेड्स, आर कावा हेड्स, परिवार के सदस्यों, अधिकारीगण, कार्मिकों तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता की भूमिका में कंपोजिट हॉस्पिटल गुवाहाटी से जुड़े सीनियर मेडिकल ऑफिसर एंड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मितेश कुमार का अभिनंदन। आज हम कावा की 26वीं वर्षगांठ पर जारी वर्ष 2021-22 के वार्षिक गतिविधियों के तीसरे विषय स्वास्थ्य ही धन है की व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि आज के विषय से ही जाहिर होता है कि स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। बीमार होने की अपेक्षा स्वस्थ गरीब होना अधिक अच्छा है। हम सभी जीविकोपार्जन के लिए दिन भर बहुत ही कार्यों में लगे रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना ऑक्सीजन और पानी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करना मनुष्य का दायित्व है। इसके लिए व्यायाम, योगासन तथा स्वस्थ दिनचर्या का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि अधिकतर महिलाएं सोचती हैं कि घर में हम इतना काम कर लेते हैं और व्यायाम करने का टाइम किसके पास है। तो लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप लोग दृढ़ निश्चय कर लें कि व्यायाम करना ही है तो समय मिल ही जाएगा। और सिर्फ घर के काम करने से पूरा व्यायाम भी नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो सारे दिन काम करते हैं घर का तो हमारा व्यायाम हो जाता है, लेकिन शरीर के हर भाग का व्यायाम नहीं होता है। इस तरह से व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। इस बार हम लोगों ने महिलाओं के लिए नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, तो यह भी एक तरह का व्यायाम है। आप लोग अपना नृत्य करें और नृत्य करने से आप लोग सब सहेलियां मिलते हैं, बात करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता भी एक तरह का व्यायाम है। प्रसन्न रहिए और नृत्य करिए, व्यायाम करिए। सो इस तरह से आप अपना ध्यान रख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम के साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है और मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और मस्तिष्क का भी इस्तेमाल करते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ लिखते रहें। आज के विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए इसी विषय के विशेषज्ञ सीनियर मेडिकल ऑफिसर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मितेश कुमार आज हमारे वेबिनार के माध्यम से इस विषय पर विस्तृत जानकारी और अपने अनुभव साझा करने के लिए जुड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके विचारों एवं अनुभव से हम सभी लाभान्वित होंगे तथा इनके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं को। धन्यवाद मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैम का थोड़ा इंटरप्शन इज कमिंग बैक।
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के विषय स्वास्थ्य ही धन है विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता डॉक्टर मितेश कुमार हमारे बीच वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मुझे आशा है कि उनके विचारों से एवं उनके अनुभव से हम सभी को विशेष जानकारी प्राप्त होगी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती पूनम गुप्ता, पत्नी श्री अनिल कुमार, डीआईजी रेंज गुवाहाटी से, मुख्य वक्ता डॉक्टर मितेश कुमार का संक्षिप्त परिचय उपस्थित सभी सदस्यों एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं। साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए उनसे आग्रह करें। श्रीमती पूनम गुप्ता, एनी जोन हेडक्वार्टर गुवाहाटी। रेजिडेंट डॉक्टर इसमें विशेषता हासिल की डिग्री ली एवं हासिल किया एवं तत्पश्चात 2018-19 में आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल से बतौर सहायक प्रोफेसर मनोरोग विभाग में अपनी विशेषताएं दी। तेरिप बल के आगे अपनी योग्यता से दिनांक 21/4/2020 को बतौर चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ मनोचिकित्सक के तौर पर ज्वाइन किया। तैनाती की स्थिति से ही आपने कंपोजिट हॉस्पिटल गुवाहाटी में कार्यरत हैं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात बल के सभी जवान एवं उनके परिजनों की सेवा में लगे हुए हैं। अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे डॉक्टर साहब को मंच पर आमंत्रित करने की प्रस्तुति या चाहती हूँ। डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। नमस्कार। इस पर प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही कावा की अध्यक्षा श्रीमती संगीता सिंह, पूर्वोत्तर अंचल कावा की अध्यक्षा श्रीमती अंजू ओझा की अध्यक्षाएं, कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती पूनम गुप्ता, कावा के अन्य मेंबर, रेस्पेक्टेड लेडी वाइव्स व इंटरनेट के माध्यम से जुड़े समस्त सीआरपीएफ के कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस संवाद या प्रेजेंटेशन का आयोजन कराया और मुझे उसमें हिस्सा बनने का मौका दिया। आज का जो टॉपिक है दैट इज हेल्थ इज वेल्थ। सो हेल्थ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम सब के जीवन से जुड़ा है, हमारे और हमारे परिवार के भी, कोई भी इससे अछूता नहीं। तो ये प्रेजेंटेशन, ये जो टॉपिक है ये बड़ा जनरल था और इसमें मैंने किसी एक बीमारी पर फोकस करने के बिना मैंने कोशिश किया है कि मैं हेल्थ एज ए जनरल इसको मैं आप लोगों को समझाऊं और मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊं जो कि हम सब अपने जीवन में ला सकते हैं और उससे हम अच्छे स्वास्थ्य का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा और मैं हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। अगर हम दुनिया में हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें तो 2018 में जो हेल्थ इंडस्ट्री थी दैट वाज 8.45 ट्रिलियन डॉलर, पूरी दुनिया में 8.45 ट्रिलियन डॉलर, जबकि उसी समय पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी 80 ट्रिलियन डॉलर। सो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 10% हिस्सा केवल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये हॉस्पिटल्स का, दवाइयों का, इंस्ट्रूमेंट्स का, ये इन सब का खर्चा था। तो पूरी जितनी जीडीपी है, जितनी अर्थव्यवस्था है, उसका 10% तो केवल हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। कुछ आधुनिक देश हैं जैसे कि अमेरिका, जो अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था का 10% से ज्यादा भी पैसा खर्च करते हैं। अमेरिका में इसके ऊपर लगभग 17% पैसा खर्च होता है, जीडीपी का कुल 17%। जर्मनी की बात करें तो 11%। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हेल्थ है और हेल्थ इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा टॉपिक है और उसको डिस्कस करने का, उसके ऊपर संवाद करने की कितनी ज्यादा जरूरत है।
अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसमें हम हेल्थ पर पहले डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा तौर पर हम 3 तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले इंजरीज। इंजरीज मतलब घाव या चोट और उनसे होने वाली डेथ। दूसरे हैं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। ये वो बीमारियां हैं जो किन्हीं रोगाणुओं से, जीवाणुओं से, ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से या पैरासाइट्स, परजीवी से फैलती हैं, या फिर एक आदमी से दूसरे आदमी में भी फैल सकती हैं। जैसे अभी पिछले कुछ समय में कोविड-19 था, ठीक है, कोविड-19, तपेदिक, हैजा, इस तरह की बीमारियां। और तीसरी बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसके अंदर बीमारियां आती हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। इनको हम कहते हैं जीवन शैली रोग, जैसे कि हाइपरटेंशन, उच्च बीपी, उच्च ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज, मधुमेह या हृदय से संबंधित बीमारी, कैंसर, ओबेसिटी और अन्य इस प्रकार की बीमारियां जो कि हमारे जीवन शैली, हमारे रहने सहने के ढंग, हमारे खान पान, हमारी निद्रा, हमारा रेस्ट, हमारे काम से संबंधित। तो ये मोटे मोटे तौर पर 3 तरह की बीमारियां हैं। अब पिछले कुछ दशकों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो उसमें जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी उनकी प्रेवलेंस, मतलब वो कितनी मात्रा में होती हैं, धीरे धीरे वो घटता जा रहा है। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आजकल हैजा से या तपेदिक से किसी की मृत्यु के केसेस हमें कम सुनने को मिलते हैं, जबकि कैंसर या हार्ट अटैक, ऐसी बीमारियों से डेथ के केसेस हमें ज्यादा सुनने को मिलते हैं। अब इसमें अच्छी बात ये है कि ये बीमारियां हमारे जीवन शैली से संबंधित हैं, तो हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके इन बीमारियों से हम बच सकते हैं और हम अपना अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं। और हेल्थ का ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए हमारा जो संस्था है कावा, वो भी, जो कि हमारे फोर्स के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके वेलफेयर की तरफ बहुत एक्टिविटीज करती है। तो हमारी कावा ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ के मुद्दे को लेकर नियमित रूप से समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम करती है। उसकी भी हम कुछ झलकियां आपको पेश करेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप सेक्टर सीआरपीएफ सिलीगुड़ी ने हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर का आयोजन किया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम पिछले 2 दशकों का ट्रेंड इंडिया में और हमारे आसपास के देशों में भी देखें, जो कि लो और मिडिल इनकम ग्रुप वाले देश हैं, तो उसमें भी यही देखने को मिला है कि धीरे धीरे करके जो संक्रामक रोग हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उनकी प्रेवलेंस, उनसे होने वाली मौतों की प्रेवलेंस कम होती जा रही है। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। WHO, नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की अगर हम बात करें तो उसमें जो मेन, जिसकी सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से डेथ होती है, वो है हृदय संबंधित समस्याएं। इसके अलावा कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस मतलब सांस से संबंधित बीमारियां, डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिजीजेस मतलब कि जो हमारे पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, और अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट स्लाइड। WHO के आंकड़े के मुताबिक पिछले कुछ सालों में
कुल हुई मौतों में 71% जो डेथ हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है। नेक्स्ट स्लाइड। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अगर हम जो मेन रीजंस हैं उनकी बात करें तो उनमें टोबैको यूज, फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको यूज मतलब तंबाकू का इस्तेमाल, फिजिकल इनएक्टिविटी कम शारीरिक गतिविधियां, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल मतलब शराब का दुरुपयोग, और अनहेल्दी डाइट्स और स्ट्रेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होने के ये मेन कारण है, तंबाकू का सेवन, शराब का दुरुपयोग, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट्स और स्ट्रेस। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हमने इन रीजंस को ही इन्यूमरेट किया है। तो अब पिछले इन कुछ स्लाइड्स को देख के हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की प्रेवलेंस ज्यादा हो रही है, जो मेनली हमारी जीवन शैली से रिलेटेड है। तो उसी के ऊपर आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के अलग अलग पहलू क्या हैं, और सेकंड कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बच सकते हैं ताकि हमें अस्पताल जाने की कम जरूरत पड़े। नेक्स्ट स्लाइड। सो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। अर्थात हम एक इंसान को तब स्वस्थ कहेंगे जब वो पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर सुचारू रूप से कार्य कर रहा हो। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन तीनों पहलुओं की हमें जांच करनी होगी, इनके बारे में समझना होगा, इनके ऊपर हमें संवाद करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो हेल्थ की बात करें तो हमें हर कार्य को करने के लिए, चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, ऑफिस संबंधित हो, हमें एक ऊर्जा से भरपूर स्वस्थ शरीर व मन की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप सबने एक कहावत को तो सुना होगा कि जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य सबसे जरूरी टॉपिक है और आज हम इस पे बात करेंगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप अपने किसी भी कार्य को अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं और एक सुखी और स्वस्थ जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अधिक उत्साह के साथ ऊर्जा पूर्वक होकर अपने हर कार्य को, अपने हर रिश्ते को, अपनी हर जिम्मेदारी का कुशलता पूर्वक निर्वाह कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्वास्थ्य के WHO के अनुसार 3 पहलू हैं। हेल्थ हैज 3 डायमेंशंस। द नंबर 1 इज फिजिकल, नंबर 2 इज मेंटल एंड नंबर 3 इज सोशल। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो मेनली हमारे शरीर से संबंधित है। इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि हम इसको देख सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं और दूसरे लोग भी इसको देख सकते हैं। तो अभी तक का जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है उसमें जो आम लोग हैं वो उसको केवल शारीरिक हेल्थ को ही हेल्थ मानते हैं। तो एक आदमी को अगर हम शारीरिक तौर पे अच्छा उसका स्वास्थ्य बताएं तो हम कहेंगे कि उसका वजन उसकी आयु और उसकी लंबाई के साथ अच्छा हो, उसकी त्वचा सुंदर हो, साफ हो, उसकी जो इंद्रियां हैं मतलब कि जो उसकी सेंसेस हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रही हो, उसका हृदय, उसकी श्वास मतलब उसका हार्ट एज वेल एज हिज लंग्स दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली, और उसके जो शरीर के अलग अलग अंग हैं वो सब ठीक काम कर रहे हो। सो दैट इज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ जितना ही इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती।
उसका रीजन एक ये है कि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्टिग्मा भी, लेकिन जितना जरूरी शारीरिक स्वास्थ्य को डिस्कस करना है उतना ही जरूरी मानसिक स्वास्थ्य को भी डिस्कस करना है। तो मानसिक स्वास्थ्य में मेनली 3 चीजें आती है, एक आदमी के विचार, एक आदमी की भावनाएं और उसका व्यवहार। तो एक इंसान को हम मानसिक तौर पर स्वस्थ तब कहेंगे जब वो अपनी भावनाओं एवं अपने विचारों पर काबू पा सके, उन पे वो नियंत्रण रखता हो, अन्य लोगों के साथ उसका सामान्य व्यवहार हो और अन्य लोगों के बारे में वो संवेदनशील हो, स्वयं की क्षमताओं के बारे में वो कॉन्फिडेंट हो, उसमें आत्मविश्वास हो एवं अनावश्यक तनाव, चिंताओं और उत्साहों से वो मुक्त रहे। तो जिसमें ये क्वालिटीज हैं उसको हम कहेंगे कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। देन द थर्ड डायमेंशन इज सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य। तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हम उस आदमी को सामाजिक तौर पर स्वस्थ कह सकते हैं जो अपने आसपास के लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार करता हो, शिष्टाचार करता हो, जो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहे और दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करे। वो दूसरे उसके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, उसके मित्र भी हो सकते हैं और उसके समाज के बाकी लोग भी हो सकते हैं, और जो दूसरे लोगों के साथ समाज में आत्मविश्वास के साथ रहकर अपनी सारी भूमिकाओं का निर्वाह करे। तो जिसमें ये क्वालिटीज हैं जिस व्यक्ति में, उसको हम कहेंगे कि वो सामाजिक तौर पर भी स्वस्थ है। अब ये जो 3 पहलू हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कोविड की पेंडेमिक आई थी, हम उसके बारे में बात करें तो कोविड इज ए फिजिकल इलनेस। ये मेनली एक शारीरिक बीमारी है जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। लेकिन अब आप सब ने देखा होगा कि कोविड की वजह से शरीर के साथ साथ लोगों को मानसिक परेशानियां भी महसूस हुई। लोगों में कोविड की वजह से एंजाइटी, फोबिया, तनाव, ये सब उनको महसूस हुआ, और साथ साथ में उसकी वजह से उनपे सामाजिक लक्षण भी देखे गए। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, सो एक बीमारी केवल एक पहलू को प्रभावित नहीं करती, कोई शारीरिक बीमारी है वो मानसिक और सामाजिक तौर पर भी प्रभावित करती है। अब इसका एग्जाम्पल हम दूसरी डायरेक्शन में लेके चलें, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मानसिक बीमारी है वो शारीरिक तौर और सामाजिक तौर पर भी प्रभावित करे। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, जब एक इंसान डिप्रेशन से प्रभावित होता है तो डिप्रेशन की वजह से उसके शरीर में थकान, फटीग महसूस होती है, उसको शारीरिक लक्षण जैसे बॉडी एक्स ये भी होने लग जाते हैं, और वो भी धीरे धीरे बाकी समाज से कट जाता है। तो जो मानसिक बीमारियां हैं वो भी हमें शारीरिक एवं सामाजिक तौर पर हमारे शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब हम एक एक करके हर एक डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो अपने आप को फिजिकली तौर पर हेल्दी रखने के लिए, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए हम मेनली 4 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1 इज फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम। सेकेंड इज फिजिकल एक्टिविटी। देन हम अपनी भोजन की जो आदतें हैं, जो हमारी डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, उनमें चेंज करके एक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टू हैव गुड स्लीप, अच्छी निद्रा, अच्छा विश्राम और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट स्लाइड। सो फिजिकल हेल्थ की बात करें तो उसमें व्यायाम का काफी ज्यादा रोल है। व्यायाम करने से हम अपने शरीर में काफी चेंजेस ला सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फैट या वसा होता है उसको हम कम कर सकते हैं। व्यायाम करने से हमारा डाइजेशन और हमारी जो ब्रीदिंग है वो अच्छी रहती है। ये हमारी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है और हमें मेंटली एक्टिव करता है और हमें रिलैक्स और हैप्पी भी रखता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, रेगुलरली व्यायाम करें। तो व्यायाम करने में आप कभी भी जब भी व्यायाम शुरू करते हैं तो इनिशियल स्टेज में आपको अपनी इंटेंसिटी कम रखनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 4 दिन 30 से लेके 45 मिनट तक आपको व्यायाम करना चाहिए। और यह व्यायाम कुछ भी हो सकता है,
जो आपकी पसंद के हिसाब से हो। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जिम में जा सकते हैं, लेकिन आपने जिम में जाना है तो आप अंडर सुपरविजन वो करें, ठीक है। सो अगर आपको व्यायाम करना है तो आप उसको एक सुव्यवस्थित और एक नियमित तौर से करें, इस तरीके से करें कि आप उसका फायदा उठाएं और उसकी वजह से आपको कोई इंजरी ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सो फिजिकल एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फिजिकली एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब शारीरिक गतिविधियां, ठीक है। आजकल जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ ए सीडेंट्री लाइफस्टाइल। लोगों ने जो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज थी उनको करना छोड़ दिया है और ज्यादातर लोग आजकल सीडेंट्री लाइफस्टाइल को जीते हैं। सो दैट इज ए नॉट ए गुड थिंग। आजकल एक कहावत है दैट सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, कि केवल बैठे रहने से आपके शरीर को, खासकर आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आपकी जो ब्रीदिंग है, ठीक है, केवल बैठे रहने से आपको इतना नुकसान हो सकता है जितना कि स्मोकिंग करने से होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीड ए फिजिकली एक्टिव लाइफ, ठीक है। नाउ दिस फिजिकल एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग। आप अपनी कुछ हॉबीज रख सकते हैं, जैसे कि एनी फॉर्म ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, कुकिंग, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे ऐसी एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए। इसके अलावा यू शुड ऑलवेज मेंटेन ए गुड पोस्चर। पोस्चर मतलब स्थिति, कि आप किस तरीके से बैठते हैं, आप किस तरीके से चलते हैं। सो ऑलवेज, हमेशा आप एक अच्छा पोस्चर, आप एक अच्छी स्थिति को मेंटेन करें। देन द नेक्स्ट थिंग टू डू इज for good physical health is to have good dietary practices। अच्छी भोजन की आदतें। तो अच्छी भोजन की आदतों की हम बात करें तो उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको हमेशा एक निश्चित समय पर और एक नियमित समय पर अच्छा और पौष्टिक भोजन, ठीक है। मतलब कि आपको कोई डाइट, अपना मील स्किप नहीं करना है। आप एक खाने का निश्चित समय रखें और नियमित तौर पर खाएं, और जो खाएं वो अच्छा हो, वो साफ हो और वो एक बैलेंस डाइट हो, उसमें आपको सब मिले। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। सो आपकी डाइट इट शुड बी ए बैलेंस डाइट। ना बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अलग खाएं, आप कुछ महंगा खाएं, नहीं, ऐसा खाने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज लोकल, जो कि आप लोकल तौर पर जिसको खरीद सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश होगी और वो सस्ती होगी। देन गो फॉर समथिंग विच इज सीजनल, जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं वो भी फ्रेश होंगे, सस्ते होंगे। फिर ट्रेडिशनल खाना खाएं, क्योंकि उसी को आप सस्टेन कर सकते हैं, वही आप खा सकते हैं। एंड लास्ट इज दैट इट शुड बी अफोर्डेबल। ज्यादा महंगा खरीदने का नहीं, जरूरत नहीं है। आप वो सामान खरीद के खाएं, वो भोजन खाएं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने घर में बार बार हिलसा फिश बनाएं, ठीक है, या फिर कहीं दूर से आप कीवी मंगाएं और वो खाएं। आप वो खाइए जो आपके मार्केट में मिलता हो, जो उस सीजन का हो, जो आपके ट्रेडिशन का हो, जो आपके कल्चर का हो, जिसको आप अपनी जेब के हिसाब से, अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से खरीद सकते हैं। there was a Greek physician Hippocrates, उनको मॉडर्न मेडिसिन का, एलोपैथी का फादर कहा जाता है। सो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार लेट योर फूड बी योर मेडिसिन एंड लेट योर मेडिसिन बी योर फूड, कि आप खाना उचित मात्रा में ही खाएं, आप खाने को इस तरीके से खाएं कि वो आपके लिए दवाई का काम करे। अगर आप खाने को अच्छे तरीके से उचित मात्रा में खाएंगे तो वो आपके लिए दवाई का काम करेगा और आपको दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अवॉइड कंफर्ट फूड, फास्ट फूड, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड, जो कि आजकल बड़ा चलन में है, बड़ा फैशन में है, खासकर छोटे बच्चों में। सबके ही बच्चे आजकल बर्गर्स, पिज्जाज एंड सच थिंग्स इसमें काफी इंडल्ज करते हैं। तो आप जो कंफर्ट फूड है, जो फास्ट फूड है,
आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके सेवन से कई बीमारियां हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि, आईबीएस और दिल से संबंधित बीमारियां भी ये बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। सो मैं एक बार फिर से इसको समराइज करना चाहूंगा दैट फॉर फिजिकल हेल्थ आप लोग क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या आपको खाना चाहिए। सो अच्छी सेहत के लिए यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रिफाइंड फूड, कंफर्ट फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, कैफीन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब कॉफी का भी सेवन आपको कम करना चाहिए। एंड आपको अपने डाइट में एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हों, सारे पोषक तत्व हों। एंड ऐसी डाइट लीजिए जो कि घर में बनी हो, जो कि साफ सुथरी हो और जो कि लोकल हो, सीजनल हो, अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल। सो these are the things for a good physical health. Then the last thing is good sleep. रात को सही समय पर सोना, कोशिश करें कि आप थोड़ा जल्दी सोएं और प्रातः जल्दी से उठना। सो नींद का हमारे जीवन में काफी ज्यादा रोल है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। हम जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे हमें फ्रेश होने के लिए और अच्छे एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए अच्छी नींद की काफी ज्यादा जरूरत है। सो आप एक अपना अच्छा रूटीन बनाएं जिसमें आप एक फिक्स समय के ऊपर सोने के लिए जा रहे हैं और फिक्स समय पर उठ रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि कुछ चीजें हैं जो अच्छी नींद के लिए कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आप सोने जाएं तो आप ध्यान रखें कि कमरे की लाइट बंद हो, लाइट जला के ना सोएं। आप एक कंफर्टेबल रूम में सोएं। आप कोशिश करें कि दिन में थोड़ा फिजिकल एक्टिव रहें ताकि आपका शरीर थका हुआ हो और नींद आए। और शाम की तरफ कॉफी, स्मोकिंग और अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करें। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपकी नींद अच्छी रहेगी और आपको अच्छी सेहत का फायदा मिलेगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ के बारे में हमने बात किया था कि उस सामाजिक स्वास्थ्य, उस इंसान का हम सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा बता सकते हैं जिसका अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, जो दूसरों की मदद करे, दूसरों के प्रति अपना उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह करे और दूसरे लोगों के साथ आत्मविश्वास से समाज में रहे और जो अच्छे रिश्ते बना सके और उनको निभा सके। सो अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य या लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखने की, बनाने की और उनको निभाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ना करें और हमारा सामाजिक स्वास्थ्य या हमारे रिश्ते अच्छे रहें। तो हमें अच्छे रिश्ते बनाने के लिए खुद प्रोएक्टिव रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अपना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाएं। इस सपोर्ट सिस्टम की सीआरपीएफ के जो कार्मिक हैं उनके घर वालों को काफी ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि जो कार्मिक है वो अपने घर से दूर है और पीछे घर वाले अकेले हैं। तो जो पीछे घर वाले हैं या जो कार्मिक भी है जो अपनी यूनिट में है, आप कोशिश कीजिए कि आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। तो सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो सपोर्ट सिस्टम 3 तरीके का होता है। सबसे पहले कि कार्मिक के घर वाले, उसकी फैमिली मेंबर्स। सो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं आप कोशिश करें कि आप लगातार उनके टच में रहें। सेकंड इज फ्रेंड्स, कलीग्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स। आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे भी समय समय पर संपर्क करें। आपकी कोई भी समस्याएं हैं, अगर आपका उनमें विश्वास है, आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी आप किसी तनाव से गुजर रहे हैं या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो टर्शियरी सपोर्ट सिस्टम में हमारा आता है इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में काउंसलर की हेल्प हो या स्कूल में काउंसलर की हेल्प हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर की हेल्प हो। सो थर्ड जो सपोर्ट सिस्टम है दैट इज कि आप बाहर
अपने फैमिली के अलावा या अपने फ्रेंड्स के अलावा जो आप बाहर एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ सकते हैं, तो आप उसमें झिझके ना। अगर आप किसी तनाव से गुजर रहे हैं या किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप उनसे भी जाकर मिल सकते हैं। सो टू हैव गुड सोशल हेल्थ, आपको अवेयर होना चाहिए कि आपका सोशल सिस्टम क्या है। आप खुद सोचिए, आप पहचानिए कि आप किस समय किसकी मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सोशल सिस्टम नहीं है, हम सबका सोशल सिस्टम है। ज्यादातर हम उससे पीछे हट जाते हैं, हम अपनी तरफ से उन लोगों को अप्रोच करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। सो ऑलवेज बी अवेयर अबाउट योर सोशल सिस्टम एंड अप्रोच देम एट द टाइम ऑफ हेल्प, एट द टाइम ऑफ नीड। देन आप लोग कुछ अच्छी सोशल हेल्थ के लिए, अच्छे सोशल सिस्टम के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो अभी हमने बात की, दैट आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए। आप पीछे मत हटिए, आप जाइए, लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। सेकंड इज, आप अपने आप को भी अप्रोचेबल बना के रखिए। आप अपने आप को ऐसा, अपने व्यवहार को ऐसा ना रखें कि लोग आपसे बात करने से कतराएं या लोग आपको बात करने से डरें। So be more approachable. Then nurture your relationship. प्यार से, सूझबूझ से, समझदारी से आप अपने जो रिश्ते हैं, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो जो आपके रिश्ते हैं उनको आप मेंटेन करके रखें, लोगों से संपर्क में रहें, उनसे बात करें समय समय पर। देन ट्राई न्यू थिंग्स लाइक न्यू हॉबीज। यू कैन गो, आप किसी लिटरेरी फेस्ट में जा सकते हैं, आप म्यूजियम्स वगैरह में जा सकते हैं। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू स्टॉप जजिंग और ब्लेमिंग अदर पीपल। आप दूसरों के बारे में राय ना बनाएं और दूसरों पर दोषारोपण ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ह्यूमर। यूज ह्यूमर। हंसी मजाक का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन द थर्ड डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज मेंटल हेल्थ। तीसरा पहलू है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य में हमने बात किया, मानसिक स्वास्थ्य इज मेनली 3 थिंग्स: आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार। तो हम उस आदमी को मानसिक तौर पर स्वस्थ कहेंगे जो अपनी भावनाओं व विचारों पर नियंत्रण रख सके, जो दूसरों के प्रति संवेदनशील हो, दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सके, जो खुद के बारे में कॉन्फिडेंट हो, अपनी क्षमताओं के बारे में जिसमें आत्मविश्वास हो, और जो अनावश्यक तनाव, अनावश्यक चिंताओं और उत्साहों से अपने आप को बचा सके। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों से चिंताएं हो जाएं, छोटी छोटी बात से टेंशन हो जाए। ठीक है। सो जो आदमी इन मानकों पर पूरा उतरता है उसको हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन इस भाग दौड़ वाली लाइफ में, जिसमें कितनी ज्यादा प्रोफेशनल और डोमेस्टिक घरेलू जिम्मेदारियां हैं और अन्य भी कई कारणों की वजह से कई बार आदमी स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। सो जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके ऊपर आगे मैं थोड़ा 5 मिनट आपके लूंगा। सो स्ट्रेस की वजह से आप देख सकते हैं दैट इट कैन लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। अगर आप देखें तो आपकी बॉडी में इट कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस, हृदय की बीमारियां, इट कैन लीड टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स लाइक पेप्टिक अल्सर, आईबीएस। इट कैन वर्सन अस्थमा। जो लोगों को अस्थमा की दिक्कत रहती है स्ट्रेस की सिचुएशन में, उनका अस्थमा में की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा इससे स्किन की भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं लाइक एक्जिमा एंड अदर स्किन डिसऑर्डर्स। इट कैन डिक्रीज योर इम्यूनिटी। इट हैज आल्सो इटियोलॉजिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। रिसर्च ऐसा बताती है कि कैंसर के डेवलपमेंट में भी स्ट्रेस का रोल है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस से पीड़ित होते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी और ऐसी कई मानसिक बीमारियां होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो
नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो उसमें हमें सबसे पहले स्ट्रेस को समझना होगा, दैट व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को या तनाव को मनोवैज्ञानिक या शारीरिक स्थिति के असंतुलन में परिभाषित किया जाता है, और ये तब होता है जब किसी परिस्थिति की मांग और उस आदमी में उन जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के बीच में असमानता होती है। सो मीनिंग इज, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है और वो आपकी कैपेबिलिटीज से ज्यादा है, उस सिचुएशन की डिमांड्स आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा है, तो उस समय आपके शरीर में जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक या भावनात्मक बदलाव आएंगे उन्हीं को हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन सारे तरह का स्ट्रेस जो है वो बैड स्ट्रेस नहीं है, इट इज नॉट बैड। ज्यादातर जो स्ट्रेस होता है दैट इज गुड स्ट्रेस एंड दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, सकारात्मक या पॉजिटिव स्ट्रेस। एंड दिस इज यू स्ट्रेस ओनली लीड अस टू फेस many challenges and to come out better। ये यू स्ट्रेस की वजह से ही हम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर पाते हैं और उससे बेहतर होकर बाहर निकलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एग्जाम है और वो कुछ समय के बाद है, तो उस एग्जाम के लिए वो आज तैयार नहीं है, लेकिन उसको जब उस एग्जाम का पता चलेगा तो उसकी बॉडी अलर्ट हो जाएगी, उसका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा, वो अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम कर पाएगा और धीरे धीरे करके वो उस एग्जाम को फेस करने के लायक अपने आप को बना पाएगा। सो ये यू स्ट्रेस ही है जो हमें नए चैलेंजेस जो आज हमारी क्षमताओं से बाहर हैं उनको फेस करने के लिए तैयार करता है। देन द सेकंड इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज नेगेटिव स्ट्रेस और नकारात्मक तनाव। सो नकारात्मक तनाव का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, फॉर एग्जांपल सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और आपने अपनी तरफ से कितना भी कोशिश किया, कितना भी एफर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी वो समस्या चले जा रही है। सो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की उससे जो फाइट करने की क्षमता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो चाहे मानसिक तौर पर हो, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएगी और उस समय आप में जो तनाव होगा आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, उस तनाव को हम डिस्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, स्किप 2 more slides। So this diagram tells about distress कि आप शुरुआत में देखेंगे जब भी कोई स्ट्रेसर आता है तो इनिशियली वो हमारी बॉडी को तैयार करता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ऊर्जा बढ़ जाती है और हम अपने आप को ये स्ट्रेस जो है वो हमें तैयार करता है कि हम उस समस्या को फेस करें। लेकिन अगर वो समस्या बनी रहे तो अंत की तरफ आप में एग्जॉशन का स्टेज आ जाता है जिसमें फिर आप उस समस्या को फेस नहीं कर पाते और आप स्ट्रेस से रिलेटेड जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनके तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो स्ट्रेस की बात करें, these आर ऑल द कंडीशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट मेक्स ए सिचुएशन स्ट्रेसफुल? कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें कि हमें स्ट्रेस होता है? तो हम इसकी बात करें तो वो सिचुएशंस जिनमें की स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मान लीजिए आज मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, मुझे किसी रीजन से उससे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाए, सो उस सिचुएशन में मैं स्ट्रेसफुल होऊंगा। देन टाइमिंग और द सिचुएशन व्हिच इज इमिनेंट। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसका एग्जाम 1 महीने के बाद था लेकिन वो प्रीपोन होके 1 हफ्ते के बाद आ गया, ठीक है। सो उसकी टाइमिंग डिटरमाइन करती है कि कौन सी सिचुएशन स्ट्रेसफुल रहती है। देन लाइफ ट्रांजिशन। लाइफ ट्रांजिशन की बात करें तो जैसे कि बच्चे का नए स्कूल में जाना, नए कॉलेज में जाना, लड़की की शादी होना, ट्रांसफर होना, किसी बाहरी देश में जाना, तो ये सारी सिचुएशंस भी जो हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है उसमें भी स्ट्रेस हो सकता है। देन एम्बिग्यूटी, अनिश्चितता, मतलब जिन सिचुएशंस का जो रिजल्ट है अगर वो हमारे कंट्रोल में ना हो तो उन सिचुएशंस में भी हम स्ट्रेसफुल महसूस कर सकते हैं।
देन डिजायरेबिलिटी, जिस सिचुएशन को मैं चाहता हूं, जो मेरे लिए वांछनीय है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं चाहूं कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उसका एग्जाम देने में जब जाऊंगा तो मुझको स्ट्रेस ज्यादा होगा। मैं एनडीए का एग्जाम देने जाऊंगा और उसकी मुझे इच्छा ही नहीं है, तो उस एग्जाम में मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। सो हमारी किसी चीज के बारे में कितनी इच्छा है, वो भी हमारे स्ट्रेस के लेवल को दर्शाती है, उसके ऊपर उसका फर्क पड़ता है। देन कंट्रोलेबिलिटी, इसमें फिर से वही बात है, जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको फेस करते हुए हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट वी विल हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे जो कि हम ले सकते हैं अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए। देन इसमें भी द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड ए सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई करें और उसको पहचानें और उन लोगों के साथ रहें। जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं तो आप उन लोगों को अप्रोच करें, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, या फिर आपके कोई सीनियर्स हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन हो। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप सहायता सीख करें, आप सहायता ढूंढें, केवल अपने ऊपर सारी बात लेके ना बैठें। अगर आप किसी को अप्रोच करेंगे, हो सकता है आपको वहां से मदद मिल जाए, मदद ना मिले तो कम से कम आपके मन का गुबार तो कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज टू बी रियलिस्टिक। अब हमेशा वास्तविक रहें, अपने जीवन में ऐसे गोल बनाएं, अपने ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखें जो कि पूरी हो सकती हैं। अगर आप अनएक्सपेक्टेड, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो पूरी नहीं होंगी और फिर आपको स्ट्रेस होगा। देन थर्ड इज टू चेंज योर एटीट्यूड। आपका जो जीवन का रुख है, आपकी जो मनोदृष्टि है, आप उसमें बदलाव लाएं। आप अपने जीवन में बदलाव लाकर, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाकर ही काफी प्रॉब्लम्स का ठीक तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एंड टॉक टू योरसेल्फ पॉजिटिवली। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, अपने आप को बताएं कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आप पहले भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। सो दिस सेल्फ टॉक और पेप टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को पॉजिटिव चीजें बताएं। देन प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब आप स्वीकार करें कि जीवन में हर एक चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है या कोई कार्य ऐसा है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, देन यू गिव अप और आप स्वीकार कर लें कि आप जीवन में हर एक चीज को बदल नहीं सकते, हर एक चीज का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। देन नेक्स्ट इज टू गेट ऑर्गेनाइज। अब संयोजित रहें। काफी बार क्या होता है कि हम ठीक से काम को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से काम बढ़ता जाता है और वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो आप अपने समय को अच्छे से प्लान करें, अपने कार्यों की सूची बनाएं और उस सूची में जो कार्य ऊपर हैं उन कार्यों को आप पहले करें, उनको आप प्राथमिकता दें। देन द नेक्स्ट इज टू लर्न टू से नो। ये काफी लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनको कोई कुछ भी कार्य बोलेगा तो वो ना नहीं बोल पाते, वो उस चीज को स्वीकार करते रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो एंड टू लर्न टू पिक एंड चूज विच थिंग्स टू समवन विल से यस और किनको ना बोलेगा। तो अपनी सफाई दिए बिना ना कहना सीखें, चाहे वो किसी को भी बोलना पड़े। आप देखिए आप किसी काम को कर सकते हैं या नहीं और अपनी सुविधा के हिसाब से उसको स्वीकार करें। देन नेक्स्ट इज टू स्लो डाउन, कि आप अपनी क्षमता से, अपने हिसाब से कार्य करें। आप पहचानें कि आप एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे करें, कोई जल्दबाजी ना करें, लेकिन विलंब या टाल मटोल भी ना करें। नेक्स्ट इज टू टेक ब्रेक्स, ऑलवेज टेक ब्रेक। देन आप अपने बॉडी का अच्छा ख्याल रखें, आप अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, अच्छा रेस्ट करें, आप योगा में इंडल्ज करें, आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें। नेक्स्ट इज आप एक्सरसाइज करें। ठीक है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट में लास्ट में मैं आपको एक बार कुछ पॉइंट्स आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा जिन पे आपको ध्यान देना है। दैट ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नॉट बैड स्ट्रेस, इवन स्ट्रेस इज नॉर्मल, बट वॉच आउट फॉर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। कि स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है, ज्यादातर स्ट्रेस अच्छा होता है, ये बुरा नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस के जो लक्षण हैं उनको आप जाने और उनको पहचानें। देन एक्सेप्ट दैट
विच यू कैन नॉट कंट्रोल। जो आप कंट्रोल ना कर सके उसको स्वीकार करें, अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करें। अगर आप किसी चीज को परफेक्ट नहीं कर पा रहे तो उसको भी स्वीकार करें। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक मनोदृष्टि रखें। जो कोपिंग स्किल्स की हमने बात की है आप उनको यूज करें। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मसल रिलैक्सेशन। और अगर फिर भी आपका स्ट्रेस मैनेजेबल नहीं है तो आप साइकोलॉजिकल हेल्प को की तरफ जाएं। आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं या आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। मैं यहीं पे अपनी इस प्रेजेंटेशन को बंद करना चाहूंगा। थैंक यू। नाउ वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चूंकि अब यह प्रश्नोत्तरी का सेशन है, मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि वे आज के विषय पर मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा उनकी प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें, ताकि हम उनसे उस विषय पर, उस क्वेश्चन पे उनकी राय ले सकें। सो ऑल स्टेशंस कनेक्टेड रीजनल कावा are requested to please ask if any question is there from your side. Good evening, doctor. Good evening, doctor. I want to ask you one question. आपने बताया हेल्दी फूड में दूध की मात्रा, दूध ले सकते हैं, पर आजकल दूध लेना कितना सेफ है? Smita ma'am, please repeat your question. I think you were not audible. Okay, doctor, I want to ask you one question. आपने बताया कि हेल्दी फूड में दूध और दूध से बने सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ आजकल दूध कितना सेफ है और क्या इसको फ्रीली ले सकते हैं बिना डर के? मुझे लगता है मैं ऑडिबल नहीं हूँ। बट हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। जानना चाहती हूँ आजकल दूध कितना सेफ है और क्या इसको फ्रीली ले सकते हैं? मुझे लगता है मैं ऑडिबल नहीं हूँ। Yuvraj, please request Northeast Zone. Yuvraj, please request Northeast Zone. Northeast Zone, are you audible to us? Northeast Zone. Are we हाँ सर, गुड इवनिंग। नॉर्थ ईस्ट जोन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जो सवाल अभी पूछा गया है आपको सुनाई दिया? ये सवाल एडीजी मैम सीजेट से है कि आपके संदर्भ में दूध के बारे में बोला जा रहा है कि दूध पीना कितना सजेस्टेबल है, कि हमारे लिए बेनिफिशियल कितना है आपके संदर्भ में। तो कई जगह लोग दूध के बारे में चर्चा करते हैं कि सारे स्वास्थ्य के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम, am I right? Yeah, you are partially right, Yuvraj. I'm not saying that milk is not healthy for the body, but in this time when milk is toxic, इतने सारे pollutants उसमें घुसे हुए हैं, तो मिल्क पीना कितना सेहत के लिए अच्छा है, मैं ये जानना चाहती हूँ बस। राइट मैम। सो द क्वेश्चन फॉर एनी डॉक्टर साहब ये है मैम की तरफ से कि Yuvraj, जो दूध हमें मिल रहे हैं वो काफी मतलब कि अडल्टरेटेड मिल्क हमें आ रहे हैं, तो ये कितना सजेस्टेबल है इस तरह के दूध को लेना पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैम, जो आपका, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि मेनली आपका जो सवाल है, आपकी जो कंसर्न है वो दूध की क्वालिटी या फिर उसमें जो पेस्टिसाइड्स एंड और जो इम्प्योरिटीज हैं, आई थिंक ये उससे संबंधित है। जी, जो हार्मोन्स जानवर को दिए जा रहे हैं, तो वो हार्मोन सीधे अडल्ट्रेशन के बारे में बात करना चाहते हैं जी। मैम, अगर दूध की न्यूट्रिटिव वैल्यूज के बारे में बात करें तो दूध एक बड़ा ही अच्छा भोजन है। दूध से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम भारी मात्रा में मिलता है। तो दूध बड़ा एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको खाकर
So ma'am, adulteration is there, but we can use this packaged milk जो पैकेट्स में आता है, because it undergoes क्योंकि काफी ज्यादा टेस्ट्स के बाद, काफी ज्यादा चेक्स के बाद हमें मिलता है। तो अगर हम किसी अच्छी, जैसे अमूल है या किसी भी कंपनी का जो कि अच्छी डेयरी से आ रहा है, तो वो काफी टेस्ट और चेक्स के थ्रू जाता है, तो आई थिंक इट इज सेफ टू कंज्यूम दैट। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहीं पर दूध के लिए, कि आप कह रहे हैं जो पैकेट में आ रहा है वो दूध हेल्दी है, वो दूध ले सकते हैं, पर हम पैकेज्ड फूड तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और उसमें कितने हार्मोन्स, जो एनिमल्स के हार्मोन्स दिए जाते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो सारे के सारे दूध में आ रहे हैं, तो वो हार्मोन्स हमारे अंदर जा रहे हैं। तो जैसे पीसीओडी है, जैसे कुछ भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है बॉडी में, मिल्क तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है उसका। यस मैम, आप सही कह रहे हैं, काफी तरह के प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड होते हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी काफी हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट दिस इज द सिचुएशन ऑफ द डे मैम, ये आज की स्थिति है। डॉक्टर सी, इसीलिए देयर आर सो मेनी हमें अदर कोशिश करना चाहिए सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। हम कि हम कितनी सोर्सेज हैं जो कैल्शियम ले सकते हैं, जहाँ से दूध पर ही क्यों डिपेंड करना चाहिए? क्योंकि दूध कैल्शियम है, कैल्शियम बहुत सारी फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, तिल में है, बहुत सारी चीजों में है, जो कि जरूरी नहीं हम दूध से लें। यस और मैम, इट इज नॉट नेसेसरी केवल ह्यूमन आप बीइंग्स केवल हैं जो दूध कि को ही अपना कैल्शियम या प्रोटीन का एकमात्र सोर्स बनाएं। हमेशा हमें अपने जो खाना है उसमें अलग अलग सोर्सेज का यूज करना चाहिए। यू कैन गो फॉर मिल्क, हम चीज का, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। Doctor, in my opinion, milk and all milk products are equally harmful. पल्सेस, सेरेल्स, तो मैम हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी डाइट को पूरा कर सकते हैं। केवल एक ही सोर्स के ऊपर, एक ही स्रोत के ऊपर निर्भर रहना ठीक नहीं है। अगर आपका मिल्क के बारे में कंसर्न्स हैं, तो आप अलग जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। जी। बाकी मैम जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनकी बात करें तो ये सब कुछ FSSAI के उसमें रहता है, so most of them are safe and रिसर्च में हमारी नॉलेज में अभी नहीं है कि उनसे कुछ कैंसर या अन्य तरीके की बीमारियां होती। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जल्दी पूछो। ये बहुत कॉमन इशू है। This is regarding like extramarital affairs. Since you are secretary, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Extramarital affairs आजकल बहुत हो रही हैं। तो husbands gets involved outside the marriage, and the woman at home, they has to handle. I mean, the lady has to handle the entire thing, her family, her children, finance, everything. तो आप कैसे इनको सजेशन देंगे how to handle very healthy way ये अपना घर को कैसे मैनेज कर पाए? Besides all this stressful, अब अभी stress management के बारे में बात कर रहे थे। This is about bad stress. आपने कहा था bad stress, good stress होता है। This is about bad stress. तो आप हमें ये सजेशन दीजिए कि ऐसे लोगों को this women how do they handle things? सो मैडम, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की बात करें तो ये समस्या आजकल काफी कॉमन होती जा रही है। इसमें केवल पुरुष ही नहीं, औरतें भी हैं जिनके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स देखे जाते हैं। सो ये दोनों तरफ से है। सेकंड, ये एक बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमने जो अभी बात किया उसको तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब भी कोई औरत या मर्द ऐसी परेशानी का सामना करे तो सबसे पहले उसे अपने परिवार वालों की मदद लेनी चाहिए। उसको अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना चाहिए कि क्या इशू है और उस इशू पर काम करना चाहिए।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहां पर भी होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ अंडरलाइन, कुछ ना कुछ और कारण होते हैं जिनकी वजह से वो होते हैं। सो आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कीजिए, उस समस्या का हल करने की कोशिश कीजिए। उससे भी समाधान नहीं हो रहा है तो आपको अपने परिवार की और उसके अलावा काउंसलर, मैरिटल थेरेपी भी होती है जो ऐसे केसेस में दी जा सकती है, तो आप मैरिटल थेरेपी काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। सवाल पूछने वालों से एक अनुरोध है कि कृपया वो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करें। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे वर्ग की महिलाएं, विशेषकर वर्ग में सेवारत कार्मिकों की पत्नियां और बच्चे कैसे अपने परिवार और वर्ग में सेवारत कार्मिकों को सामाजिक आधार पर कैसे मजबूत बना सकते हैं, जिससे कार्मिक सेवा और परिवार में सामंजस्य और संतुलन को बना सके। थैंक यू, आपका सवाल काफी रेलेवेंट है। सो आप ये पूछना चाहते हैं कि जब एक कार्मिक अपनी ड्यूटी पे गया हुआ है तो पीछे से उसका परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे कैसे उसकी हेल्प कर पाए। आपने सामाजिक बोला, सामाजिक के साथ मानसिक और अलग पहलुओं पर भी। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप किसी और की मदद तब कर सकते हैं जब पहले आप अपनी मदद करें। तो अगर कोई इंसान है, उसकी मदद करने के लिए अगर वो गया हुआ है, अपनी यूनिट में है और पीछे घर वालों को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य, अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, कोशिश करनी चाहिए कि घर में एक अच्छा माहौल रहे, घर में एक अच्छा माहौल बना के रखें, जिससे कि जो कार्मिक है उसका दिमाग अपनी ड्यूटी पे रहे और उसको पीछे की चिंताएं ना हो। तीसरा, जो कार्मिक है, घर वालों को कोशिश करनी चाहिए कि पीरियोडिकली, मतलब नियमित समय पर उससे बात करते रहें, बीच बीच में उससे बात करते रहें ताकि उसको भी पीछे की खबर मिलती रहे। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने परिवार की हर एक बुरी खबर या हर एक परेशानी को कार्मिक तक ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करने से उसके ऊपर भी तनाव बढ़ता है। इसके अलावा जो घर पे महिलाएं हैं उनको भी अपना एक अच्छा सोशल सिस्टम, अपना एक सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए। उनको अच्छे दोस्त, एक बड़ी सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि वो अपनी दिनचर्या की, रोज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात कर सके और उनको वहां से हल मिल सके। अगर उनको वहां पे भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसके बाद वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स हैं या फिर जैसे वेलफेयर एसोसिएशन लाइक कावा हैं, उनको भी अप्रोच कर सकती हैं ताकि वहां पे उनको समाधान मिले। थैंक यू। जैन सर, सीटीजीडी प्रिया कुमारी। मेरा क्वेश्चन है सर, आजकल अत्यधिक चिंता तनाव के कारण सुसाइड केस फोर्स में ज्यादा हो रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए? आप प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। जैन सर, सीटीजीडी प्रिया कुमारी। मेरा क्वेश्चन है सर, आजकल फोर्स में सुसाइड केस अत्यधिक टेंशन तनाव के कारण ज्यादा हो रहा है, इसको कैसे कम किया जाए? ठीक है, हाँ, थैंक यू, आपका बड़ा वाजिब सवाल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुसाइड की, तो सुसाइड को रोकने के लिए सबसे पहले हमें उन रीजन्स में जाना पड़ेगा, उन वजहों में जाना पड़ेगा जिसकी वजह से सुसाइड होते हैं। तो अगर हम हमारी फोर्स की या आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो उसमें सुसाइड के जो कुछ रीजन रहते हैं वो हैं पारिवारिक समस्याएं, अल्कोहल की परेशानी मतलब शराब की लत, मानसिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां। ठीक है, जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से सुसाइड हो रहे हैं, आपको उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब इन पे काम करने के लिए अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग स्टेप लेने होंगे। जैसे कि
एक यूनिट के अंदर, एक फोर्स के अंदर एक बड़ी सिस्टम हो, अगर बड़ी सिस्टम ठीक से काम करे तो काफी ज्यादा जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं वो उससे डिफ्यूज हो सकती हैं और कार्मिक को राहत मिल सकती है। इसके अलावा बटालियंस में या फिर हॉस्पिटल्स में काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हो तो उससे भी पेशेंट उनको कार्मिक उनको अप्रोच कर सकता है और अपनी समस्या का हल निकाल सकता है। अगर फैमिली मेंबर्स को और कार्मिक को अच्छी लिविंग कंडीशंस मिले तो उससे भी हो सकता है कि उसके सुसाइड के रीजन कम हो। इसके अलावा अगर वो शराब की लत से प्रभावित है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसका डी एडिक्शन का इलाज हो, वो अपनी शराब की लत को छोड़े, क्योंकि ये भी एक सुसाइड का महत्वपूर्ण रीजन देखा गया है। जैन सर, सिटी महिला एल सोनम देवी जीसी गुवाहाटी से बोल रही सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बल्ब के सेवारत कार्मिकों के बच्चे में 2 साल से जो चल रहे कोरोना महामारी के दौरान सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, संस्थान जो बंद हुआ है, उसी की वजह से अकेलापन, मानसिक दबाव को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले कुछ समय से कोविड की वजह से बड़े व्यक्तियों के साथ साथ बच्चे भी अपने घरों में बंद हो गए हैं और काफी परेशानियों का सामना कर पा रहे हैं। बच्चों को भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक वातावरण की जरूरत होती है जो पहले उनको स्कूल में या प्लेग्राउंड में मिलता था, जो कि अभी रेस्ट्रिक्ट हो गया है। अभी उनको वैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। लेकिन इसके लिए आप उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं जो उनको खुद को पसंद हो और जो घर पे ही हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको डांसिंग पसंद है, उसको सिंगिंग पसंद है, उसको पेंटिंग पसंद है, तो कोई भी आप उसको एक क्रिएटिव आउटलेट दें जिससे कि वो अपनी आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को घर पे ही इन्वॉल्व कर सके। अगर आप अपने बच्चे पे ध्यान देंगे तो हर एक बच्चे के कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो बाहर जाने की बजाय घर पे भी वो अपने आप को उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है। इसके अलावा मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे टाइम पे ऐसा ना करें कि बच्चा टीवी के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर ज्यादा समय व्यतीत कर रहा हो, क्योंकि उससे उनमें काफी चिड़चिड़ापन और मानसिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी आपके बच्चे को पसंद है आप उसको उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें और टीवी का कम से कम इस्तेमाल करें। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जीसी So रंगारेड्डी। one more question. गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड मैम एंड डॉक्टर सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कुछ स्ट्रेस गुड होते हैं, कुछ स्ट्रेस बैड होते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि जो स्ट्रेस है वो किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहा है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द स्ट्रेस इज गुड और बैड फॉर हेल्थ। Sometimes we don't want to act impulsively in a particular situation, but we act vigorously. So how can we control that impulsive action or emotion? Thank you, sir. ओके मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्ट्रेस तो हमें हमेशा होता रहता है, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी तैयार होती है, हमारी शरीर में ऊर्जा का ज्यादा संचार होता है और हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर पाते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम उनको भी पूरे तरीके से उनका निर्वाह करते रहते हैं। लेकिन जो बैड स्ट्रेस या डिस्ट्रेस है उसमें क्या होता है कि आदमी पर इस तरीके से प्रभाव पड़ता है कि उसमें कुछ मानसिक या शारीरिक सिम्टम्स, लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अगर वो लगातार एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर मानसिक बदलाव जैसे कि चिड़चिड़ापन, लोगों से बातचीत कम करना, अकेले रहना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, कंसंट्रेशन में दिक्कत और शारीरिक सिम्टम्स लाइक सिर दर्द, शरीर में अलग अलग जगह दर्द होना। ठीक है। सो जब एक स्ट्रेस की वजह से ऐसे शारीरिक
और मानसिक लक्षण आने शुरू हो जाएं और उसकी वजह से आदमी की जो सोशल लाइफ है या उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, जो उसका कार्य है, उस पर प्रभाव पड़ना लग जाए, तो उस समय हम उसको कहते हैं कि अभी वो डिस्ट्रेस में है। सो इन लक्षणों से हम यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। दिया हुआ शेड्यूल वक्त है, हम उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, फिर भी निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल अभी भी बहुतों के मन में होंगे, तो मैं आग्रह करूंगा सारे रीजनल कावा हेड से कि अभी भी हमारे जितने भी सवाल अगर किसी के अधूरे रह गए हैं या पूछने बाकी हैं, तो आप कावा के मेल आईडी पे उन सवालों को मेल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब। आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह मैम, कावा अध्यक्षा, सीईसी की सभी सम्मानित सदस्याएं, अधिकारीगण, डॉक्टर मितेश कुमार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर सीआरपीएफ, एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अधिकारीगण तथा कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों एवं बच्चों का मैं शारदा, माननीय सचिव कावा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर मितेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य ही धन है विषय पर दी गई जानकारी सभी के लिए अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध होगी। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने अनुभव हमसे साझा किए तथा बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान की, इसके लिए इनका बहुत ही आभार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर मितेश कुमार द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा सुझावों से लाभ अन्वित होंगे। जान है तो जहान है, डॉक्टर साहब ने स्ट्रेस किया, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, सभी का सार खुशी ही है, लिहाजा खुश रहना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और खुश रहने के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप खुश रहेंगे तो ही आपका परिवार भी खुश रहेगा। अंत में मैं पुनः डीजी मैम तथा इस कार्यक्रम की मेंटर श्रीमती अंजू ओझा मैम, जोनल हेड नॉर्थ ईस्ट जोन, कोऑर्डिनेटर श्रीमती पूनम गुप्ता, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, डॉक्टर मितेश कुमार, आईटी ब्रांच, सीईसी मेंबर्स, जोनल हेड्स, कावा एवं वेबिनार से जुड़ी सभी आर कावा हेड्स, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों का कार्यक्रम में शामिल होने के सफल आयोजन के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद। के साथ आज के इस प्रोग्राम के समापन की